हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस में जितने भी 50 प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो आप सभी जानते हैं कि सीपीयू में 50 प्रश्न जीके से आते हैं, है ना। तो यह सीपीयू के लिए तो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ही है, बट एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सीजीएल, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51। दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास, है ना, मान के चलिए दो इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे के पास लाने के समुदाय में स्थैतिक जो वैद्युत ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो बढ़ेगा या घटेगा या फिर शून्य हो जाएगा या फिर समान रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा लॉजिकली अगर हम लोग समझने की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास लाने पे स्थितिज जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि जब साबुन के एक बुलबुले, है ना, जब साबुन के एक बुलबुले, मान के चलिए एक साबुन के एक बुलबुले पर, है ना, कुछ चार्ज रखा जाए तो उसकी त्रिज्या का होगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना। यदि किसी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि यदि साबुन के बुलबुले के चाहे धनात्मक आवेश दिया जाए या ऋणात्मक आवेश दिया जाए, दोनों स्तंभों में त्रिज्या और आकार में वृद्धि होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दर्पण, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर है और आप देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में, यदि दर्पण की स्थिर रखते हुए वस्तु को x में विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के संबंध में क्या होगा? 3x विस्थापन होगा, 4x विस्थापन होगा या 2x विस्थापन होगा? तो ये हम बात करेंगे दर्पण की जो स्थित रखते हुए वस्तु x में विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब 2x हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी और सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2x विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होगा? तो सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का होता है ना। दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु सामने रखा जाता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति को किस रूप से व्याख्यायित किया जाता है? तो शक्ति को किस रूप से व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण को दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, है ना। P बराबर एफ एस इंटू टी होता है, अब सब बटा टी होता है। और कभी कभी शक्ति के बेमीय सूत्र प्रश्न पूछा गया है तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ml² टी के पावर -3, यह शक्ति का बेमीय सूत्र है। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कभी कभी पूछा है। 1 HP, कभी कभी ये प्रश्न आपको देखे मिला होगा कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 700 कितना 56 या 46 वाट, तो 746 वाट होता है। कभी कभी ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा दोस्त कि 1000 वाट बराबर, है ना, 1000 वाट बराबर कितना HP होता है? तो 1.34 HP होता है। ठीक है। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? तो 1 किलो वाट बराबर होता है 100 और 1000 वाट। ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से, है ना, मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो ये एक थ्योरिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रश्न यहाँ से डिस्कशन करेंगे और ये तीनों प्रश्न पूछा गया है ना। जब दूध की प्रबल ढंग को मथा जाता है ना, तो उसमें जो क्रीम निकलता है ना, वो किसके कारण अलग होता है? यही प्रश्न है ना बेसिकली। तो वह होता है अपकेंद्री बल के कारण, है ना। देखिए दिया है अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षी बल और घर्षण बल, और फिर है अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, वह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न आप सुने होंगे कि कपड़ा धोने की मशीन किस बल, किस सिद्धांत, किस थ्योरी पे अप्लाइड होता है? तो अपकेंद्रीय बल के ही कारण होता है। ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कपड़ा धोने की मशीन भी किस बल पे, सिद्धांत पे आधारित है या कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका भी ऑप्शन अपकेंद्रीय बल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आप ये भी सुने होंगे, है ना, कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है ना, तो उसकी जो गति बनाए रखने के लिए जो केंद्र यानी सेंटर में बाह्य ओर से जो बल लगता है ना, उस बल को अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। ठीक है। और यह काल्पनिक बल है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है? तो
देखिए ये प्रश्न है लॉजिकली अगर आप समझिएगा तो इस प्रश्न का देखा जाए तो नदी में तैरता हुआ जो जल समुद्र में जाता है ना, तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इस कारण उठ जाता है क्योंकि नदी के जो पानी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है ना, अपेक्षाकृत समुद्र के पानी के घनत्व से कहीं ना कहीं अधिक होता है। ठीक है, तो यही इसका कारण है, ये इसका रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में विकास में सबसे अधिक सक्रिय भाग लेने वाले वैज्ञानिक थे, तो वह कौन थे? तो वह थे आपका मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डोबेराइनर त्रिक है, तो डोबेराइनर त्रिक है क्लोरीन ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर यानी सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सॉल्ट पीटर कहलाता है, तो सॉल्ट पीटर कहलाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी में है। और इसका सूत्र क्या होगा पोटेशियम नाइट्रेट का, बताइए? पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो KNO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है आपका अवायवीय किण्वन से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक क्या होता है? उत्तक पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो उत्तक के बारे में बात करें तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में एकदम इक्वली रहते हैं, समान रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती सेलों की एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है ना, जो कि समान कार्य करती है तथा उसकी जो उत्पत्ति भी समान सेलों से ही होती है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक सिस्टमेटिकली या सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। जंतु ऊतक अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु में 4 प्रकार के होते हैं, जैसे उपकला हो गया, सेजी ऊतक हो गया, पीसी ऊतक हो गया और तंत्रिका ऊतक हो गया। ऊतक अगर शब्द के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रयोग सर्वप्रथम विचंट के द्वारा किया गया था, है ना। और द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? वो यानी ऊतक विज्ञान के जनक किसी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विस्टन को ही कहा जाता है। कोशिकाओं में ऊतक और ऊतकों में अंग के निर्माण होता है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ऊतक है ना, वह आपका वैसे कोशिकाएं हैं, वैसे सेल है जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में इक्वली यानी समान होती है। ये देखें, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये भी प्रश्न को देखें तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्लूकोमी। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिएगा तो ये एक चिकित्सा उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये एक चिकित्सा उपकरण है ना। और देखिएगा जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ए ही बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 62, आधुनिक आनुवंशिक का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको ग्रेगोरियन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो यह बीमारी दिल से संबंधित नहीं है ना। तो देखिएगा जो सी है डिप्थोरिया, यह आपका बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है और यह हीमोफिलियन पिट्यूट जीवाणु से फैलता है। डिप्थोरिया श्वास नली से संबंधित बीमारी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है आपका प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परागकण किस में पाया जाता है? तो परागकण जो पाया जाता है वो आपका परागकोश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागकण कितने प्रकार के होते हैं? कितना बताइए? 2। कौन कौन? स्वपरागन और परपरागन। ठीक है, परपरागन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी परागकण किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परागकोश सी। ठीक है, एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? तो एम्फीबियन पौधों से बायोफ्राइटा के समूह में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो यह दिया था आपका शाह आलम द्वितीय, है ना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने की फरमान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट डेट हम लोग याद रखेंगे, 1765 से 1772 के बीच में जो बंगाल में द्विज शासन लागू किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विज शासन है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन समाप्त किया था 1772 में? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो वह था आपका मुगल, है ना, मुगल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का जो लाल किला है मुगल राजवंशों के शासक का निवास था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला में लाल बलुआ पत्थर चूना से लगाया गया था और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला पर झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को इंडिया गेट जो कि राजपथ में राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है ना, यानी तिरंगा जो फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर कब? 15 अगस्त को और 26 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में सीरी का किला जो कि निज़ाम खां मकबरा अलाई दरवाज़ा बनाया गया था और तुगलक वंश के ही जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो डिस्कशन किया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शिवाजी की मृत्यु है वो हुआ है 1680 में। और इसका जन्म पूछ देगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक थे। ठीक है, शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें तो शिवाजी ने 1674 में माफ़ कीजिएगा 1674 में राज्याभिषेक के द्वारा सिसोदिया के वंशज अपने घोषित किया था। ठीक है ना, और शिवाजी की मृत्यु के बाद, जब शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 1680 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र था संभाजी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई राजा राम के पराजित कर मराठा शासक बना था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1680 सी। नेक्स्ट है, जिस दिन भारत स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आप जानते हैं कि जिस दिन महात्मा गांधी मतलब स्वतंत्रता मिला था भारत को, 14 अगस्त को मिला था किसका? पाकिस्तान को। 15 अगस्त को मिला था भारत को। ठीक है ना, तो उस समय जो महात्मा गांधी हिंसक स्थिति को रोकने के प्रयास कर रहे थे और वह आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिन भारत की स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शेर खान ने खालिस्तान चौसा 1539 ईस्वी में और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। हराकर उसे ईरान की ओर से भागने के लिए बाध्य किया, तो कौन किया था? तो इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो हुमायूं, क्योंकि शेर खान ने हुमायूं को ही चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था, बिलग्राम के 1540 में हुआ था, हराकर इसे ईरान की ओर से भागने के लिए बाध्य किया था। बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें कनौज के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और इस युद्ध के द्वारा जो शेरशाह दिल्ली के जो शासक बनने की सफल हुई थी। शेरशाह का बचपन का नाम पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है बताइए? फरीद है। क्या है? फरीद है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं लगभग 20,000 अधिक द्वीप आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नेक्स्ट है और 73 नंबर प्रश्न है। और 73 नंबर प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम में। ठीक है ना, माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित है और एक बड़ा नदी द्वीप है। असम फेमस है। एक दो और जो काफ़ी प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, जैसे मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह असम में एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ये एक लाइन याद रखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। ये आपको देखने को मिलेगा असम में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? असम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो अध्ययन को कहते हैं भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपको देख रहा है बी, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 75 विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का अस्तित्व में आए नवीनतम देशों में उनकी राजधानी को सम्मिलित करना। तो दक्षिण सूडान का राजधानी कहाँ पे है? जुबरा है। सोबरिया का राजधानी कहाँ पे है?
तो देखिए सोर्बिया का राजधानी है ना वो ग्रोवेन, गलत है। सोर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की जो मुद्रा है दिनार है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट 76 के बाद हम लोग देखेंगे 77 नंबर प्रश्न में, और 77 नंबर प्रश्न में देखने को मिलेगा कि भारत के संविधान के संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप सभी जानते हैं भारत संविधान संघ शब्द का जो अनुच्छेद है वह सबसे पहले प्रयोग है, यानी हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो 1 में होगा, और भाग 1 में है जो कि 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आर्टिकल ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद 112 में किस चीज़ का विवरण है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेखन किया गया है। आर्टिकल 13 में क्या चीज़ मेंशन है बताइए। आर्टिकल 13 में कह सकते हैं कि वह कानून जो मूलधारियों के प्राप्ति असंगत अथवा अपरिष्ठतापूर्ण व शून्य होगा। 24 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 में आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से जो कितने कम बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जोखिम भरे कार्यों को नियुक्ति करना प्रतिबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का संघ शब्द का प्रयोग पूछ रहा है। आर्टिकल ए में ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। आप सभी जानते हैं कि एकल नागरिकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव यूनिटी, हम लोग के साथ ये एकता है, और हम लोग भारत की नागरिकता के भेदभाव नहीं है और एकल नागरिकता प्राप्त है। हालांकि कई देशों में अलग अलग नागरिकता है, द्विनागरिकता है, जैसे आपको देखने को मिलेगा अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, है ना। देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है, और भारत में एकल नागरिकता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एकल नागरिकता किस संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लंघन है, यानी उल्लंघन नहीं है, मतलब मेंशन किया गया है। तो भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल तक, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ गए कि भारत में नागरिकता एकल प्रकार की नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछेगा कि भारतीय नागरिकता है ना अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी प्रकार टाइप है। तो 5 है, जो कि आपको याद है। जन्म, वंशानुगत हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया, और समष्टि के आधार पे 5 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल डमरू भूमध्य किन को जोड़ता है। तो ये आपको जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित में से वे सामान्य वे व्यक्ति कौन थे जो कि अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले की सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वह थे आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता होती है 25, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पहले कौन है ये बताइए। तो आप सभी जानते हैं भारत के जो राष्ट्रीय पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम ये दिया गया है, और भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछेगा तो बरगद, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लेंगे फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, क्योंकि कभी प्रश्न पूछ दे सकता है यहाँ से, जिस तरह से यहाँ पे टाइप बनाया जा रहा है क्वेश्चन वैरायटी का। तो इसका राइट आंसर अगर पूछेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है अधिका मोर का, पक्षी है, तो पाओ क्रिस्टेटस। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ, तो ये रिसाव कौन है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल गैस। और ये घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफ़ी दर्दनाक घटना था, क्योंकि 15,000 से अधिक इस दुर्घटना में मरने की जो संख्या बताया गया था 15,000 प्लस, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है ना। जैसे देखिएगा तो पूर्वी घाट में आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, एक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, फिर यानी केरल कर्नाटक, है ना, केरल कर्नाटक, इसके बाद फिर गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो केरल कर्नाटक 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, महाराष्ट्र
4 हो गया, गुजरात 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6, उड़ीसा 7, आंध्र प्रदेश 8 और तमिलनाडु 9। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर मणिपुर सी है ना, मणिपुर सी यानी राइट आंसर हो जाएगा। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। ठीक है, और मौलिंग एंड नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर कई तरह के डाटा को मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेशन को क्या क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो ये था आपको जावा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो ये रहता है पूर्ण समर्थ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि भारत में पेन यानी जो पेन कार्ड होता है ना, उसमें कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है नंबर में जो होता है? काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से कि फैक्टी चीज़ें हैं। जैसे भारत में जो पेन नंबर में कुल जो अक्षर होती हैं वो कितनी होती हैं? तो 10 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो पेन नंबर आप सभी जानते हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन का फुल फॉर्म, और जो आयकर विभाग द्वारा जो लेमिनेशन कार्ड के रूप में इसे 1972 में पेन कार्ड को जारी किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन जाएगा कि आधार कार्ड में कितनी संख्या है, कितने अंक है? तो आधार कार्ड में 12। तो कैसे याद हम लोग करेंगे? देखिए थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहले आवश्यकता होती थी वोटर कार्ड की, है ना। वोटर कार्ड हो गया, पेन हो गया, है ना। अब तो आधार कार्ड ज़्यादा फेमस हो गया। तो वोटर में पहले कितना नंबर होते होंगे, ये हम लोग थोड़ा सा ओरिजिन से अगर हम लोग देख लें तो वोटर में जो पहले कार्ड में जो नंबर था वो 10 था। तो पहला 10 था वोटर में। ठीक है, इसके बाद फिर वोटर के बाद खींच आ गया, आधार आ गया। तो आधार में कितना है? तो आप सभी जानते हैं आधार में अभी वर्तमान में देखेंगे तो 12 नंबर है। तो वोटर में पहले 10 था, आधार में 12 आ गया। पेन कार्ड में कितना है? तो पेन में प्रश्न पूछ दिया तो 10 है। तो 10 वाला वोटर और पेन याद रख लेंगे, 12 आधार में हो गया। ठीक है ना। एटीएम, जो कि एटीएम मतलब सबसे हाई फाई है, यानी एटीएम हाई फाई है यानी सबसे ज़्यादा, यानी 16। तो एटीएम में 16 हो जाएगा। ठीक है ना। और ड्राइविंग लाइसेंस में 15। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो यह किस पंचवर्षीय योजना था? तो ऑप्शन नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया कि गरीबी को समाप्त करो, है ना, यह किस पंचवर्षीय योजना में था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है 92, जनसंख्या संक्रमण के निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह किया गया है आपका एक समय के बाद समाज में जनसंख्या में परिवर्तन का एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब महासागर में स्थित अरब महासागर में गिरती है? तो यह कौन नदी है जिसके बारे में बताया जा रहा है? तो यह है आपका ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है? तो झूमर, घूमर। ऑप्शन नंबर ए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है क्योंकि यह नृत्य राजस्थान की भील, जानते हैं आप जनजाति में भील, खोंड और संथाल, है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, दूसरा खोंड और तीसरा संथाल। ठीक है, तो भील जो जनजाति है ना, उन्हीं के द्वारा यह विकसित किया गया है नृत्य राजस्थान में। और जो घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा विवाह समारोह में, शुभ अवसरों में, है ना, पर किया जाता है। और यूनेस्को में 2010 में कालवीरा नृत्य के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्राप्त थी सूची में इसे शामिल किया गया, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा, कोलवीरा जो है ना, यह 2010 में अथी किया गया है। हम बात कर रहे थे धूमर का, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अलग था, इसके लिए डिस्कशन करिए। 2010 में इसे सांस्कृतिक में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। और जो कर्नाटक में आपको देखिएगा, कर्नाटक में तो एक आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा यक्षगान। कर्नाटक में पारंपरिक नृत्य नाटक है। और जो ऑप्शन नंबर आपको दिया है कच्ची घोड़ा, यह कच्ची घोड़ा कहाँ का है? तो कच्ची घोड़ा लोक नृत्य पता नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमर, ये फेमस है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित जो कुल कितने प्रतिशत आर्गन है? तो ऑप्शन के अनुसार लगभग 1% ही आर्गन होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78.08, और ऑक्सीजन 20.95%, और फिर आर्गन 0.93, तो लगभग 1%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम रखा गया? तो यह आपको रखा गया था रॉस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? तो यह आपका माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वर्ष 2021 में शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया? तो यह किया है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किए गए थे कौन? एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना स्कीम है वह कब शुरू किया गया? तो यह 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।